Hello everyone, I am Saurabh Kokodekar, known as STD in the teaching field of Chandrapur. मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है बायोलॉजी का जो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं। आज हम एक्चुअली सिलेबस की तरफ ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तुम लोगों को बता देता हूँ कि बायोलॉजी हमको कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, उसमें क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और थोड़ा बहुत जो कल मैंने तुमको लिविंग वर्ल्ड का PDF भेजा था वो तो तुमने पढ़ ही लिया होगा। होपफुली नहीं पढ़ा होगा तो भी आज का दिन भी है। अगले वीडियो से एक्चुअल में अपन बहुत एक्सट्रीमली सिलेबस में घुसना चालू करेंगे। आज भी मैं लिविंग वर्ल्ड की चीज़ें बताऊंगा आपको, लेकिन पहले अपन उसके पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में और नीट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। पहली बात कि लॉकडाउन के कारण मैं नागपुर में फंसा हुआ हूँ और यहाँ पर काफ़ी लॉकडाउन स्ट्रिक्ट होने के कारण मुझे बड़ा व्हाइट बोर्ड और बहुत सारे मार्कर्स एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड और 4 ही मार्कर्स अवेलेबल है। तो इनकी इंक खत्म होने के बाद मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। इंक लाने का अगर कहीं से जमता है, पॉसिबल होता है किसी स्टेशनरी से मिलना तो मैं डेफिनेटली ला लूँगा, लेकिन अगर नहीं तो उसका सोल्यूशन मेरे पास है। जो 12th के स्टूडेंट्स हैं और जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उनके वीडियो में मैं क्या करता हूँ, कॉपी एक एक्सरसाइज नोटबुक लेने का और उस एक्सरसाइज नोटबुक में मैं लिखता हूँ और ऊपर से वीडियो निकालता हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आ जाता है और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी आ जाता है। तो मैं उसको व्हाइट बोर्ड बना लिया हूँ क्योंकि मेरा चेहरा दिखने की जरूरत नहीं है, हमको मेरा आवाज़ आना चाहिए और जो मैं लिख रहा हूँ वो दिखना चाहिए। इस वीडियो में ये अपना पहला वीडियो होने के कारण मैं कौन हूँ ये तो तुमको पता होना चाहिए, मेरा चेहरा तो तुमने देखना चाहिए, इसलिए मैंने बस ये अरेंजमेंट किया है। बाकी जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे बढ़ने लगेगा, मुझे लिखने की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगेगी तो मैं वो कॉपी वाला सिस्टम चालू कर दूंगा। बाकी अभी फिलहाल और 2-3 लेक्चर्स के लिए दिस सिस्टम इज ओके फॉर अस, तब तक इसमें की मेरी लिंक भी चल जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले सब्जेक्ट की तरफ, फिर नीट की तरफ और टॉपिक की तरफ, और फिर बढ़ते हैं मतलब टॉपिक की तरफ। लिविंग वर्ल्ड में अपन ने तुम लोगों ने जो जो पढ़ा, कई लोगों ने तुम में से मुझे क्वेरीज भी पूछी है व्हाट्सएप पे, मैंने किसी को भी आंसर नहीं दिया है ये कह के कि सब कुछ वीडियो में कवर होगा, तो वी विल कवर एवरीथिंग इन द वीडियो ऑल्सो। ठीक है, तो पहले ध्यान देंगे मेरी तरफ। मैं अच्छा उसके पहले एक और चीज, बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, एक चीज पहले बोल देता हूँ। ये जो वीडियो लेक्चर का जो सिस्टम है, मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लेक्चर्स मैं लूँ, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, आई बिलीव स्ट्रांगली, और मैं तुमको भी ये प्रूफ करवा के दूंगा कि दुनिया में बायोलॉजी से इंटरेस्टिंग कोई चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर तुमको वो सही से समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अगर तुम ध्यान देकर एक एक चीज सुनोगे, अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करोगे, तो गारंटी देता हूँ मैं तुम लोगों को, बायोलॉजी से इंटरेस्टिंग चीज इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, बिकॉज वी आर लिविंग, राइट। और कभी हम पैदा होने के बाद पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स हैव बीन गिवन द कैपेसिटी, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट द लाइफ, लेकिन हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग बस इधर उधर फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो एक्चुअल जो बेसिक क्वेश्चंस है वो हम कभी सोचते ही नहीं है कि जो भी चीज़ जिंदा है, जो भी चीज़ आज तक अर्थ पे जिंदा हो चुकी है वो, और इस समय आज जो अर्थ पे जिंदा चीज़ें वो सब पास्ट की चीज़ें मर गई है, और आज जो प्रेजेंट में चीज़ें जिंदा है इंक्लूडिंग मी, इज गोइंग टू डाई सम टाइम्स इन द फ्यूचर, है ना। तो एवरी लिविंग थिंग हैज टू डाई। तो ये जो टाइम है अपना जिसमें हम लिव करते हैं, जिसमें हम जिंदगी जी रहे हैं, वो जिंदगी जीना मतलब बेसिकली क्या, ऐसा क्या है हमारे इस बॉडी में कि हम जीते हैं, इसको हम कभी सोचते ही नहीं है। और एक चीज बताओ कि वॉट एवर यू माइट बी डूइंग इन योर लाइफ, जो भी हम कर रहे हैं वो तभी तक पॉसिबल है जब तक हम जिंदा है, राइट। और तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में अगर कुछ है तो दैट इज जिंदा रहना, बराबर, क्योंकि जिंदा ही नहीं रह पाओगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। कोई भी चीज रहे वो, है ना। जैसे इस समय तुम लोगों के लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लग रही होगी तुमको नीट क्वालिफाई करना, है ना, पर दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज यू आर लिविंग, है ना। कोई डेड बॉडी उठकर नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता। जो 200 साल पहले ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग जो जिंदा था, हड़प्पा सिविलाइजेशन के वक्त का कोई पर्सन, है ना,
1957 तो छोड़ो, खैर 1700 में रहने वाला कोई पर्सन अभी उठ के नहीं बोल सकता कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है। तो हाउएवर इंपॉर्टेंट इट माइट बी फॉर यू टू क्वालिफाई नीट, इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज यू आर लिविंग, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए? लाइफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है लाइफ की वो है ऑफकोर्स लाइफ। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स अगर हमको कहीं मिलते हैं तो वो इस सब्जेक्ट में मिलते हैं। इसलिए बायोलॉजी जो है ये दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये हमको खुद के बारे में बताता है कि हम क्या है, हम जी रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या है। इन क्वेश्चंस को ये सब्जेक्ट आंसर करता है। तो दिस हैज टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि तुम में से कई लोग हर साल ऐसा होता है कि इसलिए बायोलॉजी लेते हो क्योंकि मैथ्स नहीं जम रहा है, बायोलॉजी का पैशन नहीं होता है, बायोलॉजी पसंद नहीं होता है, डॉक्टर बनने का क्रेज नहीं होता है, बस मैथ्स नहीं जमता इसलिए बायोलॉजी लिया रहता है। तो फॉर सच स्टूडेंट्स, अगर तुम में से जो भी वीडियो देख रहे हो उनमें से कोई ऐसा स्टूडेंट है तो आई विल लाइक टू से कि ये चीज दिमाग से निकाल दो, ठीक है। यू हैव कम टू द राइट प्लेस। दिस इज गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर लाइफ राइड फॉर यू फॉर द नेक्स्ट कमिंग 2 years, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन ये जो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग है, इस मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग की बात ऐसी है कि ये मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग तब है जब तुम इसको अच्छे से समझो, जब तुम इसको एक्सप्लोर करो, जब तुम इसको पूरा निचोड़ के पियो, जब तुम इसको पूरा अंदर बाहर अच्छे से अंडरस्टैंड करो, है ना। और सिंस दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसके लिए प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में कैसा होता है, इक्वेशंस होते हैं। तुम्हारे पास एक कॉपी और पेन है तो तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स वगैरह छोड़ दो, एटम के लेवल पे वगैरह का जाना है तो ऑफकोर्स एक्सपेरिमेंटेशन तो करना ही पड़ता है। लेकिन काफी सारी फिजिक्स के मोस्ट ऑफ द रिसर्चेस सिर्फ एक पेन और पेंसिल के दम पे हुए हैं। लेकिन बायोलॉजी में ऐसा नहीं हो सकता। जब तक तुम चीजों को काट के नहीं देखते, जब तक तुम रियल में चीजों को देखते नहीं हो, तब तक वो समझने में मुश्किल भी जाएगा, और समझ भी गया तो भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा जब तक तुम उसको तुरंत रियल लाइफ के साथ रिलेट नहीं करोगे तब तक, ठीक है। तो क्लासरूम में क्या होता है, क्लासरूम में हम प्रैक्टिकल लेवल पे जाते हैं, ठीक है। मेनी टाइम्स वी हैव डिसेक्टेड रैट और क्या कहते हैं उसको, हाउस लिज़ार्ड, ठीक है, दैट इज टिपिकली कॉकरोच। इसका हमने डिसेक्शन किया। डिसेक्शन तो बहुत ऊपर के लेवल की चीज है। इवन सिंपली अलग अलग प्रकार की लीव्स, अलग अलग प्रकार के स्टेम्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स क्लासरूम में लेकर आना और एक्चुअल में स्टूडेंट्स को दिखाना कि ये देखो, ये जो हमने पढ़ा था वो ये चीज है। दिस ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमको पढ़ना है अगर, तो उसके लिए लाइव क्लासरूम कभी भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा इंटरेक्टिव रहता है। ऑफकोर्स मैं अभी भी तुमको वीडियो लेक्चर्स में भी कहीं पर भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमको फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, रूट, लीव्स अकॉर्डिंगली दिखाऊंगा, नो डाउट इन दैट। लेकिन वो जो एक क्लासरूम में जो लाइव अपने हाथ में लेकर वो सैंपल लाने का, स्टूडेंट सैंपल लेकर आते हैं कि सर मेरे घर में इस चीज का पेड़ है, मैं इसका फ्रूट कल लेकर आऊंगा, तो वो जो एक इंटरेस्ट डेवलपिंग एक्टिविटी होती है वो यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स में नहीं हो पाती है। पहला प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम कि ये जो चल रहा है ये वन वे डायलॉग है, मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, बड़ा अजीब लगता है मुझे कैमरे में देख के बोलने के लिए कि कोई रियल लाइफ पर्सन नहीं है सामने मेरी बात सुनने के लिए, ठीक है। कैमरे को देखकर मैं क्या बात कर रहा हूँ, अजीब लगता है। तो वो जो एक लाइवलीनेस रहता है मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्लास में मैं जितना लाइवली रह सकता हूँ, जितना एनर्जेटिक रह सकता हूँ, जितना टॉकेटिव रह सकता हूँ, उतना कैमरे के सामने रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ वो तो ठीक है, अब तुम लोग जो वीडियो ये देख रहे हो, कौन ये वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, मेरी बात का कौन क्या मतलब निकाल रहा है, वीडियो देखते देखते कौन दूसरे ख्यालों में खोया हुआ है, ये पता चलने का मुझे कुछ चांस ही नहीं है। लेकिन रियल क्लासरूम में क्या रहता है कि तुम लोग मेरे आंखों के सामने रहते हो, कोई अगर सो रहा है तो मैं उसको उठा सकता हूँ, किसी के चेहरे पे मेरे को डाउट दिख गया अगर कि इसके चेहरे पे कंफ्यूजन दिख रहा है तो मैं उसको पूछ सकता हूँ, बेटा क्या नहीं समझा, पूछो मेरे को, है ना। कई बार ऐसा होता है कि टीचर बोलता कुछ अलग है, स्टूडेंट्स मीनिंग कुछ अलग निकालते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं कि सर ये देखो आपने तो ऐसा बताया था, अरे ऐसा नहीं बताया था, देखो क्या लिखा हुआ है ना। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के कारण, ग्रामेटिकल मतलब ग्रामर को अलग तरीके से समझने के कारण बच्चे गलत मीनिंग निकालते हैं। तो ऐसा अगर है तो क्लासरूम में लाइव
टॉकिंग होने के कारण दैट इज ऑल्सो बेटर ऑप्शन इन अ लाइव क्लासरूम, ठीक है। तीसरी बात, क्लासरूम में आने के बाद ऑफकोर्स एक जैसे मैं स्टूडेंट से बातें करता हूँ, स्टूडेंट्स मुझसे बातें करते हैं, तो अदर देन एकेडमिक प्रॉब्लम्स भी कि ये सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, इसके अलावा भी बच्चे बाकी चीजें भी शेयर करते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, चीजें याद नहीं रह रही है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए। तो ये नॉन एकेडमिक चीजें अदर देन पढ़ाई वाली जो अलग अलग जो चीजें उसके अभी हम शेयरिंग कर सकते हैं, तो उससे भी और स्टूडेंट को बूस्ट मिलता है, ठीक है। टीचर के साथ ट्यूनिंग बढ़ जाती है और टीचर की बात स्टूडेंट को, स्टूडेंट की बात टीचर को ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगती है आफ्टर अ टाइम बीइंग, ठीक है। तो होता क्या है कि ये स्टूडेंट जो होते हैं मेरे, वो तो मेरे मतलब आफ्टर टाइम बीइंग छोटे भाई बहन जैसे हो जाते हैं, ठीक है। एक रिलेशन सेट हो जाता है, एक ट्यूनिंग सेट हो जाती है, तो स्टूडेंट्स खुल के डाउट भी पूछने लगते हैं और काफी पढ़ाई आसान हो जाती है लाइव क्लासेस में। ये सब ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस के नुकसान ही नुकसान है। तो फिर हम ऑनलाइन क्लासेस क्यों ले रहे हैं, मैं ऑनलाइन क्लास क्यों ले रहा हूँ। द मेजर थिंग मैं ऑनलाइन क्लास जो ले रहा हूँ उसका ये है कि मजबूरी, मेजर थिंग क्या, ओनली थिंग इज मजबूरी, ठीक है। मजबूरी के कारण मुझे ऑनलाइन क्लास लेना पड़ रहा है। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 15 अप्रैल से तुम लोगों के क्लासेस चालू हो जाएंगे। 14 अप्रैल को लॉकडाउन वॉज सपोज टू एंड, तो इट वॉज ऑल गोइंग प्रॉपरली कि 15 अप्रैल को अपन ने प्लानिंग किया है 15 अप्रैल को लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन वो एक्सटेंड हो गया 3 मई तक। अब 3 मई तक एक्सटेंड होना इज नॉट अ बिग डील। 15 अप्रैल को जो क्लासेस शुरू होने वाले थे वो अगर हमने 4 मई को शुरू किए, 5 मई को शुरू किए, तो दैट इज अ डिफरेंस ऑफ व्हाट, हार्डली 20 डेज आई गेस। तो 20 डेज क्लासेस लेट शुरू होने से कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। हम समर हॉलीडेज देते हैं हर साल, तो हमने इस साल समर हॉलीडेज नहीं दिए रहते, वहां पर कंपनसेट कर दिया रहता 20 डेज, है ना। दिवाली की छुट्टियां कम कर दी रहती, ठीक है, थोड़े एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दिए संडेज को, 20 डेज इज नथिंग, ठीक है। दूसरी बात मैं तो बोलता हूँ कि कंपनसेट नहीं भी किया तो भी क्या, वी प्लान ऑन फिनिशिंग अवर सिलेबस इन अप्रोक्सीमेटली सितंबर। मतलब हम लोग टीचर लोग तो हमने सितंबर डिसाइड करके रखा है। सितंबर कौन सा, 12th वाला सितंबर, कमिंग सितंबर नहीं। 11th 12th हम अलग अलग नहीं पढ़ते, हम साथ में उसको 2 साल का सिलेबस को एक ही कंसिडर करके पढ़ते हैं। तो 11th से कंटिन्यूसली अभी जो चालू होगा वो अगले साल के सितंबर में, 12th स्टैंडर्ड के सितंबर में सिलेबस खत्म होना चाहिए। नीट की एग्जाम तो मई एंडिंग में होती है, मई फर्स्ट वीक में होती है, तो उनको काफी सारा समय मिलता है बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करने के लिए, फिर से एक बार प्रीवियस वाला 11th का रिवाइज करने के लिए भी, बोर्ड पैटर्न टेस्ट लेने के लिए उनको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड लिखने पड़ते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो वो सब इसमें आराम से कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने अगर 20-25 दिन जो एक्सटेंड हो रहा है थैंक्स टू लॉकडाउन, उसको हमने ध्यान नहीं भी दिया और 20-25 दिन के बाद भी अगर क्लासेस चालू किया, एक्चुअल क्लासेस, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सितंबर की जगह सिलेबस अक्टूबर में एंड होगा, इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। तो फिर हम ऐसी जल्दबाजी करके ऑनलाइन क्लासेस क्यों शुरू कर रहे हैं, उसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि लॉकडाउन 3 मई को एंड हो भी गया अगर, तो भी 4 मई से फिजिकली हम क्लासेस ले पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है कि 4 मई के बाद भले ही इम्पोर्टेंट चीजें चालू हो जाए, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्विमिंग पूल्स, जिम्स, ठीक है, थिएटर्स, मॉल्स, ऐसी चीजें जहां पर बहुत भीड़ होती है, ऐसी चीजें शुरू करने की परमिशन गवर्नमेंट ना दे। इट इज पॉसिबल। तो हो सकता है वो थोड़ा सा 15 मई तक एक्सटेंड हो जाए, तो या हो सकता है उसके आगे भी थोड़ा 20-25 मई तक भी एक्सटेंड हो जाए। हम अभी कुछ कह ही नहीं सकते, वॉट एवर विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट जैसा डिसीजन लेती है, एज सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरे तरीके से फॉलो करना। तो बच्चों बात ऐसी है कि अगर वैसा एक्सटेंड हो जाता है तो देन दैट विल बी टू मच फॉर अस। हम 25 दिन एक्सटेंड होना, 20 दिन एक्सटेंड होना हमारा क्लासेस इज ओके, लेकिन 1.5 महीना 2 महीना अगर क्लासेस एक्सटेंड हो जाते हैं तो फिर आगे सिलेबस कंप्लीशन में दिक्कत जाएगी काफी। तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करके जो बेसिक चैप्टर्स है फाउंडेशन वाले वो चालू कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जैसे हर साल जब मैं 11th का क्लास शुरू करता हूँ तो मैं बच्चों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि किसको किसको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इसका डिफरेंस नहीं पता, हाथ ऊपर करो।
तो कोई भी बच्चा हाथ ऊपर नहीं करता है। फिर मैं बोलता हूँ कि मैं हर साल देखता हूँ कि जिनको 10th में 10 पॉइंटर्स भी मिले हैं, ठीक है, 90% के ऊपर मार्क्स है, 95% मार्क्स है, उनको भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, इन सब चीज़ों में कंफ्यूजन रहता है, एलिमेंट, इन सब चीज़ों में कंफ्यूजन रहता है। मैं तुम लोगों को जज नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों को बेवकूफ़ नहीं समझूंगा। बिना डरे हाथ ऊपर करो, फिर धीरे से कोई एक हाथ ऊपर करता है, फिर धीरे से कोई और एक हाथ ऊपर करता है। एंड एवरी ईयर आई सी कि क्वाइट गुड स्टूडेंट जिनको 10th में अच्छे मार्क्स मिले, ऐसे स्टूडेंट्स भी हर साल हाथ ऊपर करते हैं कि सर एक बार एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स बता दो, हमको नहीं पता, ठीक है। परसेंटेज, एक ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स नाम का चैप्टर आता है 11th में, उसमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट रहती है। परसेंटेज हम कब पढ़ते हैं? मैंने तो परसेंटेज शायद 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लेकिन परसेंटेज का फॉर्मूला सबको याद रहता है। परसेंटेज मतलब क्या, परसेंटेज की कंसेप्ट क्या है, ये स्टूडेंट्स को समझता नहीं है। इसलिए ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स जैसा इजी चैप्टर, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन जैसा इजी चैप्टर बच्चों को समझने में तकलीफ होती है। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहता है कि बच्चों को भले ही 10 पॉइंटर्स मिले, 95% के ऊपर मार्क्स मिले, लेकिन कई बच्चों को कई सारी बेसिक कंसेप्ट में कंफ्यूजन हो सकता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, इसका बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आई कंसिडर इट एज माई ड्यूटी कि हर साल जैसे ही चालू हो क्लास, तो पहले बेसिक चैप्टर्स, बेसिक एक बार 8, 9, 10 का जितना भी हमको आगे 11, 12 में लगने वाला है वो रिवाइज कर ले हम। और यही चीज़ फिजिक्स वाले टीचर, केमिस्ट्री वाले टीचर का भी ऑब्जर्वेशन रहता है, तो वो भी इसी चीज़ को मानते हैं, इसी चीज़ को बिलीव करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार फंडामेंटल चीज़ों का रिवीजन चालू कर दे, ठीक है। उससे क्या होगा कि बाय द टाइम फिजिकल क्लासेस हमारे चालू होंगे तो हमको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा 8, 9, 10 का, हम डायरेक्टली 11 का सिलेबस चालू करेंगे, तो उतना समय हमारा बच जाएगा। और वो 11, 12 का जो इंटरेस्टिंग सिलेबस है, जो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस होल वर्ल्ड, जो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें तुमको बताऊंगा, जो एक एक चीज़ अपन इंटरेस्टिंग चैप्टर्स पढ़ेंगे, वो अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो हम फिजिकल क्लासेस में ही पढ़ेंगे, तो उसका मजा कम नहीं होगा। तो एक तीर से अपने 2 निशान हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा 8, 9, 10 का, फाउंडेशन भी क्लियर हो जाएगा, 11, 12 में लगने वाली जो जो कंसेप्ट है बायोलॉजी की, जो तुमको हो सकता है ना पता हो, उसका मैं पूरा रिवीजन कर लूंगा। और वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके कारण अपना पूरा एकदम दिमाग खुलने वाला है कि क्या गजब की चीज़ है बायोलॉजी, वो सब इंटरेस्टिंग चीज़ें अपनी इंटैक्ट रहेगी, वो चीज़ें अपन बाद में एक्चुअल लाइव क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। तो अपना इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये सोच के हमने ऑनलाइन क्लासेस चालू किए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ चीज़ें नहीं समझते हैं, लाइव क्लासेस जैसा इंटरेक्शन तो स्टूडेंट्स में और टीचर में हो पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि तुम लोगों को जो भी डाउट्स है वो सब डाउट्स प्लीज़ मुझे पूछे, ठीक है। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर अपने ग्रुप पे अवेलेबल है, तुम लोग मुझे तुरंत मैसेज कर सकते हो। 3 to 4 पीपल फ्रॉम योर क्लास और मैसेजिंग मी डेली, है ना। जो हमने टेस्ट ली थी 28th को, उसके डाउट्स भी कई बच्चों ने पूछे। फिर कल जो मैंने PDF भेजा था वो पढ़ के भी कई बच्चों ने डाउट्स पूछे, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन आई वांट मोर एंड मोर पीपल टू डू इट। तो उससे क्या है कि हमारा थोड़ा इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। जब एक्चुअल लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगे तो हमारा ट्यूनिंग थोड़ा सा ऑलरेडी सेट हो चुका रहेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑनलाइन क्लासेस की। बस एक लास्ट चीज बोलता हूँ ऑनलाइन क्लास की। ऑनलाइन क्लासेस का एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे क्या कर सकते हैं कि मम्मी पापा मेरे को क्लास देखना है करके मोबाइल हाथ में लेंगे, आधा घंटा क्लास देखेंगे और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे। ये सब बच्चे भी प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, ये सब भी टाइम का वेस्टेज भी हो सकता है। इसलिए भी मैं ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ हूँ। वन मोर रीजन व्हाई आई एम अगेंस्ट ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन उसका एक उपाय अपन कर देंगे। आई विल मैसेज इन द ग्रुप पेरेंट्स को कि एक टाइम फिक्स कर लीजिए और उसी टाइम पे अपने बच्चों को वीडियो देखने दीजिए। और उसी टाइम मतलब 1 घंटे का अगर वीडियो है तो सिर्फ 1 घंटा ही मोबाइल बच्चे के हाथ में दीजिए। 45 मिनट्स का अगर वीडियो है तो 45 मिनट्स का ही 45 मिनट्स के लिए ही अपने बच्चों को वीडियो दीजिए, ठीक है, मोबाइल दीजिए। तो दिस आई विल सजेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, ठीक है। ये जो वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो में पेरेंट्स को भी देखने बोलूँगा और ग्रुप में वैसा मैसेज करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर ऑफ दैट कि बच्चों का उसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो ठीक है। फिर दूसरा मेन प्रॉब्लम जो है ऑनलाइन क्लासेस का, वो इंटरेक्शन वाला। और कैमरे को देखकर वो फ्लो नहीं आ पाता है, उतना अच्छे से मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। एक कैमरे को देख के, नॉन लिविंग थिंग को देख के अजीब सा लगता है कि मैं क्या, मेरे सामने मोबाइल पड़ा हुआ और उसको देख के मैं बात कर रहा हूँ।
अजीब लगता है। तो उससे तो लड़ने का काम मेरा ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितना ज़्यादा नौटंकी कर पाऊँ, जितना ज़्यादा एक्टिंग कर पाऊँ, रियल पर्सन बैठा है सामने ऐसा बैठ के बात कर पाऊँ, उतना रियलिस्टिक लगेगा। दैट इज़ ऑन मी। बाकी तुम लोगों का काम है कि मेरे को रेगुलरली डाउट पूछने का। जो भी मैं वीडियो डालूंगा, PDF डालूंगा, उसको पढ़ना, वीडियो को देखना, मेरे को डाउट्स पूछना, और मोबाइल पे टाइम पास नहीं करना, सिर्फ पर्टिकुलर पीरियड में ही वीडियो देखना, ठीक है। तो जो भी पेरेंट्स है वीडियो देख रहे हैं वो अभी वीडियो देखना बंद कर सकते हैं। नाउ यू कैन गिव द मोबाइल टू योर चिल्ड्रन। अभी मैं वैसे इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। नाउ आई विल कम टू द मेन टॉपिक, मेन सब्जेक्ट एंड द मेन टॉपिक। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन कंटिन्यू द वीडियो, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि पहले अपन बायोलॉजी को थोड़ा सा देखते हैं। नीट का केस क्या है, नीट का शेड्यूल कैसा रहता है, नीट का मार्किंग स्कीम कैसा रहता है, तुम लोगों को पता ही होगा, इंटरनेट एज वाले बच्चे हो, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या होता है। फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के अपने को कितने क्वेश्चंस रहते हैं? तो इसके अपने को क्वेश्चंस रहते हैं 45, इसके अपने को रहते हैं 45, और इसके अपने को रहते हैं 90 क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल हो गए 180 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क रहते हैं। तुम एक सही क्वेश्चन अगर मार्क करो तो तुमको 4 मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो 180 इंटू 4 दैट इज 720 मार्क्स का पेपर रहता है। पर अगर गलत चीज मार्क करो, गलत आंसर अगर तुमने मार्क किया तो तुम्हारा निगेटिव हो जाता है -1, ठीक है। तो अभी 10th तक कैसा होता था कि तुमने अगर गलत आंसर किया तो तुमको 0 मिलता था, लेकिन अब 0 नहीं मिलेगा, अब -1 मिलेगा। 4 मार्क में से 1 मार्क वो खाएगा। करेक्ट क्वेश्चन का तुमको 3 ही मार्क मिलेंगे अगर तुमने एक गलत आंसर मार्क कर दिया तो। दिस इज कॉल्ड एज निगेटिव मार्किंग, है ना। तो ये बेसिक स्कीम है। और दूसरी बात, बायो जो है, बायो 90 क्वेश्चंस का होने के कारण बायो का वेटेज नियरली हाफ है। 50% ऑफ योर मार्क्स आर बेस्ड ऑन बायो। तो बायो अपना एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए। बायो के दम पे अपन 720 में से अगर 320 या 330 भी मार्क्स ला पाए तो भी हमारा हाफ द बैटल हम जीत गए, ऐसी बात हो जाती है ना। तो बायो अपना एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए बायो का अपने को पढ़ाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, बायो का, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी फॉर दैट मैटर, एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 90 क्वेश्चंस में से 85 क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे ही बायो के नीट में। पिछले साल तो मुझे लगता है कुछ 88 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड थे सीधा सीधा। एक कोई क्वेश्चन था भी बाहर का, तो वो भी 10th के एनसीईआरटी में था, ठीक है। एक ओजोन डे के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ओजोन डे क्या होता है। मेरे को 10th की एनसीईआरटी तो याद नहीं है पूरी, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, लेकिन मुझे स्टूडेंट्स ने बताया था कि सर ये 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आज ही मेरे को एक स्टूडेंट ने कुछ मैसेज भी किया था कि एनसीईआरटी में लिखा है कि अर्नस्ट मेयर डाइड इन 2004 एंड विकिपीडिया पे लिखा है कि अर्नस्ट मेयर डाइड इन 2005। तो सर रियल क्या है? तो मैंने उसको रिप्लाई किया, ठीक है, कि एनसीईआरटी इज अवर बाइबल। एनसीईआरटी ने अपने को जो बोल दिया, एनसीईआरटी से अपने को मुजोरी नहीं करनी है, एनसीईआरटी के अपने को अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलना है। एनसीईआरटी ने जो बोल दिया वो उनको एकदम, जैसे हम कोई रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ रहे हो कि उसके अगेंस्ट हम नहीं बोलेंगे, उसको अपने को सीधा सीधा फॉलो करना है। मैं क्लास में हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि एनसीईआरटी ने अगर बोल दिया कि सचिन तेंदुलकर हॉकी प्लेयर है तो वो हॉकी प्लेयर है, सीधी बात, खत्म कहानी। आंसर की जो बनती है वो एनसीईआरटी बेस्ड बनती है। एनसीईआरटी का एक्सट्रीमली ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने नीट के एग्जाम में है। तो एनसीईआरटी की एक एक चीज हमको पता रहनी चाहिए, एनसीईआरटी अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन हमको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी चीज ऐसी है कि जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा, अगर एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर मैं तुमको पूरा एनसीईआरटी ही अच्छे से पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं तुमको काफी डिटेल में चीजें पढ़ाऊंगा, काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मैं इतनी गारंटी लेता हूँ तुम लोगों को कि मैं जो बायोकेमिस्ट्री तुमको पढ़ाऊंगा, बायोकेमिस्ट्री तो मैं इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि तुमको वो एमबीबीएस, जब एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री रहेगा तो उसके नोट्स में तुमको एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में मेरे नोट्स काम में आ जाएंगे। इतना डिटेल में मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है,
वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जो बुक रेफर की जाती है ऑल ओवर इंडिया, उसी बुक से मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ। काफी डिटेल में जाके ह्यूमन फिजियोलॉजी में तुमको पढ़ाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं प्लांट्स भी तुमको काफी डिटेल में जाके पढ़ाऊंगा, ठीक है, मच मोर इन डेप्थ एज कंपेयर टू व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी। भाई ऐसा मैं क्यों करूंगा, ठीक है, उसके मल्टीपल रीजंस है। मल्टीपल रीजंस क्या क्या है सुनिए। सबसे पहली चीज कि नीट अकेली एग्जाम अपना टारगेट नहीं होना चाहिए। जब हमने बायोलॉजी लिया है तो हमने हमारा करियर चॉइस काफी ब्रॉड करके रखना चाहिए, है ना। मैं चाहता हूं कि तुम एम्स के लिए भी, अभी तो एम्स की एग्जाम बंद हो गई है, लेकिन मैं 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है, सुन लो मेरी बात अच्छे से। एम्स की भी हमने तैयारी करनी चाहिए। हमने जिपमर की भी तैयारी करनी चाहिए, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विच इज सिचुएटेड इन पौंडीचेरी। उसकी अलग से एग्जाम होती थी पहले, ठीक है। फिर हमने केवीपीवाई की भी तैयारी करनी चाहिए, ईश्वर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, रिसर्च फील्ड की तरफ जाना चाहता है, तो हमने एनटीएससी की भी तैयारी करनी चाहिए, विच इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। एनटीएससी क्यों बोलता हूँ उसको हमेशा, सॉरी नॉट एनटीएससी, एनएसईबी, ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन इन एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी, ठीक है। तो एनएसईबी की हमने तैयारी करनी चाहिए। एनएसईबी की तैयारी करके अगर तुम एनएसईबी क्लियर कर लेते हो तो तुमको काफी सारा उसका तुम्हारे करियर में, आगे जिंदगी में, सिर्फ तुमने क्लियर भी कर लिया और अपने बायोडेटा में उसको लगा लिया कि मैंने एनएसईबी की एग्जाम क्लियर कर ली है, तो दैट ऑल्सो होल्ड्स अ लॉट ऑफ वेटेज। तुमने केवीपीवाई की एग्जाम अगर क्लियर कर ली, तुमको नहीं बनना है साइंटिस्ट, मत बनो, लेकिन तुमने अगर क्लियर कर लिया और उसको अपने बायोडेटा में लगा दिया कि मैंने केवीपीवाई की एग्जाम भी क्लियर की थी, तो उसका भी एक अलग वेटेज आ जाता है, ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। जिंदगी भर तुमको इसका कभी कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तीसरी बात, जैसा मैंने अभी बोला कि एम्स की एग्जाम अभी बंद हो चुकी, पहले अलग से होती थी, अभी एम्स की एग्जाम नीट में आ जाएगी, ऐसा कुछ न्यूज आई थी बीच में। तो सीबीएसई ने बोला है कि इस साल जो नीट होने वाली है, अभी जो होगी, उसके तो पैटर्न में हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगले साल हो सकता है कुछ चेंज हम करें। तो अभी जो बच्चे 12th में है, ठीक है, उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे 11th में है, अभी जो 11th टू 12th मूविंग है, जो अभी 12th में जाने वाले हैं, चले गए हैं, ठीक है, जो अगले साल नीट देने वाले हैं, उनके पैटर्न में कुछ चेंज आ सकता है और एम्स को एब्जॉर्ब कर लेने के कारण थोड़ा लेवल उसका बढ़ सकता है नीट का। हो सकता है एनसीईआरटी के बाहर की चीजें उसमें आए तो अपने को वहां पर काम आ जाए, है ना। अगर जब एम्स नीट से अलग था भी, जब वो नीट में नहीं भी था, तभी भी मैं चीजें डिटेल में पढ़ाता था। क्यों? क्योंकि एम्स की एग्जाम अपने को देनी ही है ना। क्यों फॉर्म नहीं भरना, क्यों आलस करना। नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो हमने एटीट्यूड हमारा एकदम विनिंग वाला रखना चाहिए। कभी भी निगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि कहाँ मेरा एम्स में सिलेक्शन होगा, गलत चीज है। हमने हर चीज का फॉर्म भरना चाहिए, है ना। तीसरी चीज, एक्स्ट्रा में पढ़ी हुई चीज कभी वेस्ट नहीं जाती, है ना, कभी ना कभी जिंदगी में यूज होता ही है। जैसे मैं तुमको फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, वो अपने को एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में तक काम में आएगा, गारंटी देता हूँ। इतना डिटेल में अपन पढ़ेंगे, है ना। प्लांट भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आगे जिंदगी में भी ये सब चीजें काम में आएगी। आई एम टेलिंग यू, एमबीबीएस करने के बाद अगर तुमको लगा कि अभी मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, आईएएस आईपीएस की एग्जाम देनी है, और वहां पर अगर तुमने बायोलॉजी, ऑफकोर्स तुम लोग बायोलॉजी ही लोगे, तो बायोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसमें भी बायोलॉजी जो रहेगा, मतलब यूपीएससी का भी जो स्टैंडर्ड बुक है वो एनसीईआरटी है। सबसे पहले यूपीएससी वालों ने बोल कर रखा है कि सबसे मेन बुक हमारे लिए है एनसीईआरटी, ठीक है। तो 11th-12th की चीजें वहां पे भी काम में आएगी तुम्हारे, ठीक है। पढ़ी हुई कोई भी चीज कभी वेस्ट नहीं होती है, ठीक है। एंड लास्टली, जितना डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, देखो सीधी बात है, अगर तुमको इस टेबल से नीचे जंप मारना है तो वो आसान चीज है, लेकिन एक छोटे से बच्चे के लिए वो मुश्किल चीज है। सपोज किसी के लिए इस टेबल से नीचे जंप मारना डिफिकल्ट चीज है, लेट अस अज्यूम, ठीक है। उसको अगर मैंने इतने हाइट से नीचे जंप मारना सिखा दिया और अगर वो कंफर्टेबली सीख गया, तो इस टेबल से जंप मारना उसके लिए बच्चों का खेल रहेगा, है ना। अभी देखो, 2 महीना पहले जब तुम 10th के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तब वो तुम्हारे लिए काम था, वो तुम्हारा दैट वाज योर वर्क, वो तुम्हारी पढ़ाई थी, है ना। लेकिन अभी जब तुम 11th में आ गए और जब अभी 11th का पढ़ने वाले हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 10th क्या चीजें हमारे लिए फाउंडेशन है, हमारे लिए बेसिक है, अपन बेसिक पढ़ लेंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, है ना। जैसा ही हम हायर लेवल पे आ गए, पिछली वाली चीज हमारे लिए बेसिक हो गई,
बराबर। अभी 11th-12th तुम्हारे लिए पढ़ाई रहेगी, जब तुम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में चले जाओगे तब 11th-12th तुम्हारे लिए बेसिक हो जाएगा, है ना। तब तुम बोलोगे अरे यार मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, या मेरा बेसिक क्लियर है इसलिए मेरे को तकलीफ नहीं हो रही है, जो भी बोलोगे 11th-12th तुम्हारे लिए बेसिक हो जाएगा। तो तुम जैसे ही ऊपर पहुंच जाते हो पीछे वाली चीज तुम्हारे लिए बेसिक हो जाती है। तो अगर अपन अभी ही ऊपर पहुंच जाए तो 11th-12th में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो तुम्हारे लिए बेसिक हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू डू दिस थिंग्स, सॉल्व द एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चंस, सॉल्व एनसीईआरटी, अंडरस्टैंड एनसीईआरटी एकदम आसानी से, बराबर है। दैट इज वन मोर रीजन व्हाई वी विल बी डूइंग दैट। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द सब्जेक्ट एंड द एग्जाम। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। तो जैसे कि मैं तब से बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी हमारा सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, बायोलॉजी से ज्यादा इंटरेस्टिंग इस दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है, गारंटीड। तो ये चीज सिर्फ बायोलॉजिस्ट लोगों को ही नहीं बल्कि फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट लोगों को भी लगती है, ठीक है। फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट पीपल ऑल्सो बिलीव दिस, अगर वो बायोलॉजी पढ़ते हैं तो। अरविंद श्रोडिंगर नाम का एक फिजिसिस्ट था, फिजिक्स का साइंटिस्ट, ठीक है, फिजिक्स की फील्ड में उसको नोबेल प्राइज मिला है। अरविंद श्रोडिंगर, तुम लोग पढ़ोगे भी, वैसे तुम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन वो था फिजिसिस्ट। तो अरविंद श्रोडिंगर ने बायोलॉजी के ऊपर एक बुक लिखी हुई है, व्हाट इज लाइफ करके। बुक मेरे पास है भी, नीट के बाद मैं स्टूडेंट्स को बुक पढ़ के बताता भी हूँ, नीट के बाद, अभी नहीं, ठीक है। इट इज सो इंटरेस्टिंग एक फिजिसिस्ट के नजरिए से बायो को देखना। तो उसमें वो बोलता है कि बायोलॉजी जैसी इंटरेस्टिंग चीज ही नहीं है। कभी हमने ऐसे नहीं देखा कि टेस्ट ट्यूब में कभी कोई रिएक्शन इतनी स्मूथली हो रही है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा, ठीक है। एक सेल के अंदर, आई एम नॉट जोकिंग, बट एक बैक्टीरियल सेल के अंदर सबसे बेसिक टाइप का जो सेल है उसके अंदर नियरली 1000 एंजाइम्स रहते हैं, 1000, ठीक है। सोचो हमारे बॉडी में, हमारे एक सेल में कितने सारे एंजाइम्स रहते होंगे। अप्रोक्सीमेटली 25,000 डिफरेंट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। मेनी ऑफ द प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, मेनी ऑफ देम डू सम अदर फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस है वो सब अपन देखेंगे। तो इतने सारे प्रोटीन्स, इतने सारे एंजाइम्स, इतने सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स, इतने सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इतने सारे केमिकल्स, इतने सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, इतने सारे हॉर्मोन्स, इतनी सारी चीजें हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 1 लाख थिंग्स इंटरेक्टिंग इनसाइड अ सेल, और वो सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं लाइक ट्रैफिक। एनसीईआरटी ने इनको ट्रैफिक बोला हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी ने बोला है इसको ट्रैफिक, ठीक है। तो जैसे ट्रैफिक में होता है कि इधर से एक रास्ता आया, इधर से एक रास्ता आया, इधर से आया, सब एक दूसरे को टकरा जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाएंगे। इसलिए हम लोग ट्रैफिक सिग्नल्स लगा के रखते हैं कि ये और ये वाले रुकेंगे, ये वाले जाएंगे, फिर ये वाले जाएंगे, ये वाले और ये वाले रुकेंगे, है ना। ट्रैफिक सिग्नल्स हम लगा के रखते हैं एक्सीडेंट को बचाने के लिए। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी जो ट्रैफिक तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है, अच्छे से मैनेज किया जाता है। तुम मेरे को एक बात बताओ कि टेस्ट ट्यूब में अगर कोई नॉन लिविंग रिएक्शन हो रही है तो उसमें 2 या 3 रिएक्टेंट्स रहते हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने वाले, है ना। बॉडी के अंदर 1 लाख चीजें एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट दैट रिएक्शन इज परफेक्टली ऑर्गेनाइज। अरे तो मैं एक सेल की बात कर रहा हूँ, ऐसी हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में ऐसी 75 ट्रिलियन सेल्स है। सबके अंदर इतनी सारी रिएक्शन, सेल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और मेनी ऑर्गन सिस्टम्स कंस्टिट्यूट्स वन ऑर्गेनिज्म। हाउ इज समथिंग दिस कॉम्प्लेक्स कैन एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, है ना। और ऐसा तो मैं सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग हूँ, ऐसे 9 बिलियन ह्यूमन बीइंग्स आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ राइट नाउ, ठीक है। और अगर तुमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा होगा तो तुमको पता चला होगा कि 1.7 to 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख ऐसी अलग अलग स्पीशीज अर्थ में प्रेजेंट है। और ये माना जाता है कि ये 17 से 18 लाख तो डिस्कवर्ड है, इसके अलावा अनडिस्कवर्ड वाली अलग, तो टोटल कितनी स्पीशीज होगी, ऐसा माना जाता है कि अर्थ पे 17 लाख स्पीशीज प्रेजेंट होगी इस समय, ठीक है। उनके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, उनमें इतनी सारी सेल्स और इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी। How is this possible? This is impossible for our brain to understand mathematically. इसलिए मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट, केमिस्ट पूरे भिन्न हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं ये पढ़ के कि व्हाट इज हैपनिंग, ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये समझ पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तुमने अगर लिविंग वर्ल्ड पढ़ा होगा तो लिविंग वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी बोलती है कि हम क्यों जी रहे हैं,
ये क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो गया, है ना, ये रिलीजियस या स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो गया, वो पूछना हमारा काम नहीं है, बिकॉज हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो हमको सिर्फ साइंस वाले क्वेश्चन पूछने हैं, है ना। तो व्हाई आर वी लिविंग, ये क्वेश्चन पूछना भी एज ए ह्यूमन बीइंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर ह्यूमन बीइंग ने पूछना चाहिए कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। थ्रू आउट द 2 years वी विल डेफिनेटली ट्राई टू टैकल दिस क्वेश्चन ऑल्सो, लेकिन एज ए साइंटिस्ट एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द एग्जाम हमको ये क्वेश्चन नहीं पूछना है कि व्हाई आर वी लिविंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिविंग। हमको ये पूछना है कि हाउ आर वी लिविंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो तुमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा है, तुमने उसमें ये भी पढ़ा होगा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स के। तो लिविंग थिंग्स कैरेक्टरिस्टिक्स एनसीईआरटी ने बोले हैं, सबसे पहले ग्रोथ, ठीक है, सबसे पहली चीज एनसीईआरटी ने बोली है ग्रोथ, कि नॉन लिविंग थिंग्स कभी ग्रो नहीं हो सकते। दूसरी चीज एनसीईआरटी ने बोला है रिप्रोडक्शन, कि नॉन लिविंग थिंग्स कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी चीज एनसीईआरटी ने बोला है रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस, ठीक है। इसको कॉन्शियसनेस वाले ग्रुप में वाले पार्ट में एनसीईआरटी ने कवर किया है। मैं लिविंग वर्ल्ड की रीडिंग वाला एक वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसमें मैं रीडिंग करूंगा और एक एक वर्ड का एक एक लाइन का मीनिंग तुमको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस उसके ऊपर नीट में बन सकते हैं, ठीक है। दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू। बट इसमें क्या है कि इसमें कुछ इश्यूज है, जैसे ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ को हमने बोल दिया कि ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स भी तो ग्रो होते हैं, तो ये गलत बात हो जाएगी, है ना। नॉन लिविंग थिंग कहाँ ग्रो होते हैं तुम लोग पूछोगे। अगर मैंने इस टेबल को ऐसे ही रख दिया, हाथ ही नहीं लगाया सालों साल, तो इसके ऊपर डस्ट नहीं जमा होगी क्या, तो डस्ट की लेयर ग्रो हो रही है, यही बोलूंगा ना मैं, है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स भी तो ग्रो ही होते हैं, है ना। या तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सैंड ड्यून्स, है ना, ऐसे सैंड जमा हो के सैंड के ड्यून्स डेजर्ट में जमा हो जाते हैं, छोटे छोटे पहाड़, तो वो भी तो ग्रो ही हो रहा है। फिर हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं होती है। तो इसका आंसर है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो ग्रो होती है वो एक्रीशन से ग्रो होती है, ACCRETION। एक्रीशन मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे लेयर्स बनते जाना। हम जो ग्रो होते हैं वो ऐसा नहीं ग्रो होते हैं, हम इंटरनली ग्रो होते हैं। इंटरनली ग्रो होते हैं मतलब हम अंदर से ग्रो होते हैं। हम लोग खाते हैं और फिर हम जो खाए उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लेकर हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा फैट बढ़ता है, हमारे मसल्स बढ़ते हैं, है ना, हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हम इंटरनली ग्रो होते हैं। तो ये ऐसा किसी नॉन लिविंग चीज के साथ नहीं हो सकता, बराबर। तो ग्रोथ, ये इंटरनल ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ नहीं, इंटरनल ग्रोथ इज अ फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। इसमें इंटरनल ग्रोथ दिख रही है, दैट थिंग हैज टू बी लिविंग, ठीक है। दूसरा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बारे में एनसीईआरटी ने एक चीज बोली है कि व्हाट अबाउट दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैनॉट रिप्रोड्यूस, जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, है ना, स्टेराइल एनिमल्स होते हैं, उनका क्या, वो तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, फिर वो नॉन लिविंग नहीं है क्या, सॉरी लिविंग नहीं है क्या। ऐसा नहीं है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता वो नॉन लिविंग, ऐसा नहीं है। लेकिन जो रिप्रोड्यूस कर सकता है वो 100% लिविंग, ऐसा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को भी अपन कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग थिंग्स का नहीं बोल सकते, बराबर, समझ में आ रहा है। क्योंकि ऐसे भी लिविंग थिंग्स जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, है ना, उसको अपन नॉन लिविंग तो नहीं बोल सकते। तो रिप्रोडक्शन अगर है तो वो डेफिनेटली लिविंग है, लेकिन लिविंग है तो रिप्रोडक्शन दिखाएगा ही, ऐसा अपन नहीं बोल सकते। तो रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं हुआ लाइफ का, बराबर, ठीक है। तीसरी चीज जो है फिर क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो एनसीईआरटी ने बोला है कि मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, दीज आर लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, है ना। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को तो अपन ने कट कर दिया, लेकिन कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, बराबर, ठीक है। तो ये सब, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ये कैसे है और इनमें कुछ एक्सेप्शन है कि नहीं है। जैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कुछ एक्सेप्शन हमको मिले, वैसे इनमें कुछ एक्सेप्शन है कि नहीं है, ठीक है। ये सब इसका, इन सब का क्या सिस्टम है,
और इतने सारे लिविंग बींग्स को हम कैसे स्टडी करते हैं, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेनली इंट्रोडक्शन के कारण ज़्यादा हम स्टडीज के ऊपर आ नहीं पाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया बातों बातों में, मेरे ख्याल से मेरे को पता नहीं कितना समय हो गया वीडियो का, लेकिन 1 घंटा तो हो ही गया होगा, तो काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। इतना लंबा, ज़्यादा लंबा वीडियो डाल के फायदा नहीं है। 12th वाले स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं ज़्यादा लंबा वीडियो अगर डाला तो, कि डाउनलोड करते करते डेटा खत्म हो जाता है, तो मैं ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं डालूंगा। आज का वीडियो अपना मेनली इंट्रोडक्टरी था। कल ये जो कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो चीज़ें हैं, ये सब क्या है और इसके क्या क्या कनोटेशंस है, इसके ऊपर हम बढ़ेंगे कल के क्लास में। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, सो आई विल बी टीचिंग यू बायोलॉजी फॉर 2 years। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैसेज करें।